देखिए, ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और इससे आपका बहुत सारा रिसोर्सेज का बचत तो होगा। तो इसमें कौन कौन से इलेक्शन है जो वन नेशन इलेक्शन की बात होती है? ये विलेज पंचायत बेस में इंक्लूडेड होंगे, प्रेसिडेंट टाइप के भी इलेक्शन इंक्लूडेड होंगे, किस टाइप से वन नेशन वन इलेक्शन होगा? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये जुमला साबित होगा या इसको सही में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है ये सरकार? अपोजिशन से अच्छा संबंध ना होना इस सरकार का, ये बहुत बड़ी चैलेंज है इसको पास कराना। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या इंडियन डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ फिजिबल है? वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कराना, तो इसमें आपका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे हमें जानते हैं कि इंडिया में सिंगल पार्टी या डबल पार्टी नहीं है, हमारे पास मल्टीपल पार्टी। तो क्या हो जाएगा अगर मान लिया कहीं पे इलेक्शन होते हैं और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, हंग असेंबली हो जाती है? वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मोदी जी बहुत पुश कर रहे हैं और उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर तब से पुश कर रहे थे। तो वो क्या रीड कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा? तो हमें ये लगता है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि नेहरू और इंदिरा जी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आए तो मेरा है। सोचिए कि 4-5 एक्सेप्शन के चलते कि अगर सरकार बीच में गिर गई तो क्या होगा, जैसा कि अपोजिशन का भी ये कंसर्न है। 4-5 स्टेट का एक्सेप्शन के चलते हम इसको बहुत दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन टाल नहीं सकते। इसको आज न कल इसको वुमेनाइजेशन बिल की तरह आपको लाना ही होगा। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन जैसे टॉपिक पर। हम सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने जो हाई लेवल कमेटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर में बनी थी, उन्होंने उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को अप्रूव कर लिया है। तो आज इसीलिए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लॉ में रिसर्चर संजय कुमार जी। संजय सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? इसमें कौन कौन से इलेक्शन कवर होते हैं, हमें ज़रा समझाने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है और साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो ऐसा हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 1951-52 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ। तो उसमें एक साथ ही पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता था। तो उसके बाद 1967 तक यही रहा कि एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था, वन नेशन वन इलेक्शन ही फॉलो होता था। लेकिन 1967 के बाद जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद से फिर कई स्टेट असेंबली डिसॉल्व किए गए। तो फिर क्या हुआ कि ये डिसकंटिन्यू हो गया वन नेशन वन इलेक्शन। फिर जो है सो पार्लियामेंट इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन के टाइम में ड्यूरेशन आने लगा। तो वैसे करते करते फिर क्या हुआ कि 1982 में शायद इलेक्शन कमीशन ने एक अपना रिपोर्ट दोबारा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, दोबारा से हमें वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो ख़राब होता है बार बार इलेक्शंस करने में। फिर उसके बाद लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट आया 1999 और एक बार और लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया, उसने भी उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में ये बोला कि नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो कि पहले होता था आज़ादी के बाद 1967 तक चला, तो कोविंद जी का कमेटी ने दोबारा से यही रिपोर्ट जो है दिया कि कैसे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन संजय सर, इसमें एक टेक्निकल बात है जो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 3 लेवल पे इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर्टिकुलरली 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायत इलेक्शन भी आ गए हैं। तो एक तो सेंट्रल लेवल पर या यूनियन के लेवल पर चुनाव होते हैं, जिसमें हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन। उसके बाद हम सारे लोग जानते हैं कि स्टेट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें विधानसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव होते हैं। फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन और विलेज पंचायत का इलेक्शन। तो इसमें कौन कौन से इलेक्शन है जो वन नेशन इलेक्शन की बात होती है? ये विलेज पंचायत बेस में इंक्लूडेड होंगे, प्रेसिडेंट टाइप के भी इलेक्शन इंक्लूडेड होंगे, किस टाइप से वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए, इसको आप 2 तरीके से समझिए कि हमारे देश में एक तो डायरेक्ट इलेक्शन है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो डायरेक्ट इलेक्शन में जो हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर जो चुनते हैं,
तो वो डायरेक्ट इलेक्शन के प्रक्रिया में आता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाता है। तो एक तो है कि सेंटर में हम सरकार बनाते हैं और दूसरा कि हम स्टेट में सरकार बनाते हैं इसी के थ्रू। अब रहा कि हमारे यहाँ राज्यसभा में भी चुनाव होते हैं, फिर प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। तो ये चुनाव तो अलग है, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये प्रेसिडेंट का चुनाव तो पूरी तरीके से अलग है और राज्यसभा का चुनाव भी पूरी तरीके से अलग है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में सबसे पहले तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होंगे। फिर इसी में वन नेशन वन इलेक्शन में ये भी प्रोविज़न है कि जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है, जैसा आपने बोला कि 73 और 74th अमेंडमेंट में पंचायती इलेक्शन का और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन का हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है। तो फिर विदिन 100 डेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन आपको पंचायत इलेक्शन भी कराना है। पंचायत। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो डिबेट ये है आ रहा है बार बार कि क्या ये सरकार, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये जुमला साबित होगा या इसको सही में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है ये सरकार? क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि ये एक और जुमला है और ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये एक इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। चैलेंज इसी चैलेंज के बारे में बात करना चाहता हूँ संजय सर, क्योंकि बार बार आपने सरकार का नाम ले लिया कि ये सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हम जानते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने थर्ड टर्म में, पर्टिकुलरली जो मोदी जी हैं, वो उनके पास तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को पास करा पाएँ। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है। तो जब उनको ये बात पता है कि शायद हम इसको जो उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव किया है, इसको बिल बना के हम लोकसभा और राज्यसभा से या जो मेजॉरिटी हमें चाहिए पास ना करा पाएँ, फिर भी सरकार बड़ा एम्फेसिस कर रही है कि हम करेंगे, ये जानते हुए भी कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है पास करें, किया इतना एम्फेसिस? देखिए, ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और इससे आपका बहुत सारा रिसोर्सेज का बजट तो होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का बजट होगा, टाइम का बचत होगा। ये बार बार जो आप इलेक्शन करवाते हैं, जैसे अगर आप मानिए कि हमारे पास अगर 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है, तो हर साल ऑन एन एवरेज आप 5 स्टेट इलेक्शन कराते हैं। अभी आपका जम्मू कश्मीर में चल रहा है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा है, फिर अभी नवंबर दिसंबर में आपके पास फिर महाराष्ट्र और झारखंड होगा। हाँ, फिर इसी तरीके से अगले साल फिर आप दिल्ली में आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज हम लोग हर साल 5 इलेक्शन करवाते हैं और हर साल जब जब इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, आप नई योजना का अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का तो बजट होगा ही होगा, पॉलिसी पैरालिसिस से भी सरकार बचेगी और इफेक्टिवली अपनी योजनाओं को लागू करेगी। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आइडिया अच्छा होना और उसको ज़मीन पे लागू करना, ये दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो एक एग्जांपल आपको दें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे हम लोग कितने दिन से पार्लियामेंट में चर्चा करते थे, और इतने दिन से चर्चा करने के बाद कई बार राज्यसभा में भी पास हो गया, कई बार बिल लैप्स हो गया, फिर दोबारा आया, और जब हम लाए तो फिर ये बोले कि ये इम्प्लीमेंट होगा 2029 से। तो जिस तरीके से स्ट्रगल आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने के लिए लगा कि 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आप चाहते थे, डिबेट कब स्टार्ट हुआ और कब ये लागू हो रहा है, हमें लगता है कि ऑलमोस्ट उससे हो सकता है थोड़ा कम, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल का टाइम इसमें भी लगेगा, क्योंकि ये कंसेंसस बनाना सारी पार्टियों के बीच, मेजर पार्टी तो आपका चलिए ऑपोजिशन में कांग्रेस है, फिर कांग्रेस के पास कितने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मनाना इस मुद्दे पे वन नेशन वन इलेक्शन में, और ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, और खासकर अभी जो सरकार है उनका बहुत अच्छा संबंध तो अपोजिशन से है नहीं। हाँ, जो जिस तरीके का संबंध अटल जी रखते थे, अडवाणी जी रखते थे अपोजिशन लीडर से, तो ये सरकार कोई भी ऐसा बहुत अच्छे इंटेंशन से भी अगर काम करेगी, क्योंकि अपोजिशन से संबंध इनका अच्छा नहीं है, तो अपोजिशन को लगता है कि इनका कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा है। और सर आप ये बात शायद थोड़ा मिस कर रहे हैं या भूल गए कि उनके अभी के जो एलाइज हैं उनके भीतर भी वो कंसेंसस नहीं बना पाते। अपोजिशन तो बात की बात है, हमने पिछले कई सारे बिल्स में देखा कि वहाँ पर बिहार के उनके कुछ नेता हैं, जैसे चिराग पासवान हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू, वही कई इशूज़ पे अलग अलग हो जाते हैं, कभी जाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होगा गवर्नेंस के लिए।
तो जैसा तुमने बताया कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है जो अटल जी के समय, अडवाणी जी के समय एनडीए के दौरान होती थी कि वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाते थे, जैसे सोनिया जी यूपीए के चेयरमैन थे। तो उनका काम ही ये था कि अगर हम कोई भी बड़ा योजना लाते हैं या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज लाते हैं तो पहले हम विद इन अपना अलायंस में बातचीत करके करें। तो जैसा तुमने इशारा किया कि कैसे ये जो यूपीएससी वाला जो लेटरल एंट्री वाले मामले में इन्होंने पहले आपस में कंसेंसस नहीं बनाया, तुरंत ले आया और उसको फिर वापस लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड को इनको जेपीसी में भेजना पड़ा। तो लेकिन इस मामले में आप देखेंगे तो कम से कम इनके जो अलायंस है वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसमें दे आर ऑन बोर्ड, क्योंकि इन्होंने पिछले गलती से सबक लिया, लेटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड की गलती से सबक लेते हुए इन्होंने आपस में चर्चा किया और देखेंगे कि सारे अलायंस, इवन जेडीयू ने भी समर्थन किया और जो भी इनके अलायंस हैं, टीडीपी ने भी यहाँ तक बोला कि ठीक है इसमें एक ब्रॉडर कंसल्टेशन की जरूरत है, लेकिन दिस इज ए गुड थिंग। तो इस मामले में अपोजिशन से अच्छा संबंध ना होना इस सरकार का, ये बहुत बड़ी चैलेंज है इसको पास कराना नियर फ्यूचर में, खासकर जैसा ये टारगेट रखते 2029 में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2029 तो नहीं, लेकिन हाँ 2034 तक अगर ये कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा सर कि 2034 तक भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 29 तो खैर कहने का ही क्या है। लेकिन अगला इसी में हम थोड़ा, अगर हम पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन की तरफ चलें तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत अलग अलग जगहों पर डेमोक्रेसीज हैं और वो काम करती हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन हर डेमोक्रेसी का नेचर अलग होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इंडियन डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ फिजिबल है, संभव है? देखिए आप और सब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करें तो इंडिया जैसा कोई बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री तो है भी नहीं। यूएस में भी है तो वहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वहाँ भी एक बार प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो फिर मिड टर्म पोल वहाँ भी होता है। अच्छा, अगर कुछ नेशंस है लेकिन वो छोटे छोटे कंट्री है जो वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो करते हैं, जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, हाँ, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद बेल्जियम है, ऐसे छोटे छोटे कंट्री हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नाम नहीं है। इंडिया के कंटेस्ट में फिजिबल ये, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर देते हैं, जैसे आर्टिकल 82 कैपिटल ए लोग लाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये आ जाएगा तो हम लोग सपोज दैट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या किसी कारणवश हंग पार्लियामेंट आता है या सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गिर जाती है तो उसके सपोज 2 साल में सरकार गिर गए तो उनका 3 साल जो पीरियड बचता है तो वो 3 साल के लिए फिर इलेक्शन में जाएंगे और फिर वापस वो 3 साल के लिए फिर वापस आ जाएंगे, मतलब पूरा 5 साल के लिए नहीं होगा। दूसरा, अगर सिमिलरली अगर स्टेट असेंबली में भी अगर सरकार डिसॉल्व हो गई या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या किसी कारणवश प्रॉब्लम हो गया तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए फिर वो इलेक्शन होगा, ना कि 5 साल के लिए होगा। तो उसमें स्वाभाविक है कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस है और ये जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द हाउस है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 82 और 83 ये पार्लियामेंट के लिए करना पड़ेगा, स्टेट असेंबली के लिए आर्टिकल 172, 173 इस पे करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, ये एक बड़ा चैलेंज तो रहेगा। लेकिन जहाँ तक फिजिबिलिटी की बात है तो इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा मानना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपया इन्हें चाहिए ताकि वो नए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले सके, ईवीएम ले सके, वीवीपैट्स ले सके और सिक्योरिटी पर्सनल, ये जो सिक्योरिटी का इशू ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये जो एट प्रेजेंट जो आप उनके पास जो फोर्सेस है, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्या वो इनफ रहेंगे या हमको लगता है शुरुआत में हो सकता है हमें आर्मी की भी हेल्प लेना पड़े इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इतना फोर्स लार्ज स्केल पे लाना ये मुश्किल होगा। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। इट सीम्स कि लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हो सकता है। आपने अलग अलग कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया डेमोक्रेसीज में। हमें देखते हैं कि यूके जैसे कंट्रीज़ में एक बार में ही चुनाव होते हैं, लेकिन फिर यूके जैसे कंट्रीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो यूनिटरी पार्लियामेंट है वहाँ की बार में। यूएस जैसी कंट्रीज जो उस तरीके के हैं वहाँ पर है। बाकी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ही शायद कुछ एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इस तरीके से चुनाव हो जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का। बाकी जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है यूएस जैसे, वहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अगर हम इसमें थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर चलें
तो कौन कौन से वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो चाहिए ही, और कौन कौन से जगह है जहाँ पे अमेंडमेंट चाहिए, अगर इस बारे में आप थोड़ा समझा सकते हैं लॉ के पर्सपेक्टिव। हाँ देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कराना, तो इसमें आपका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 मेजोरिटी ये बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के पास, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अपोजिशन के साथ इस सरकार का संबंध बहुत अच्छे कभी रहे नहीं, और उनको कन्विंस करना बिना कांग्रेस पार्टी की या फिर और बड़े जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो टीएमसी है, ममता दीदी से भी संबंध उतनी अच्छी नहीं है, समाजवादी पार्टी हो उनसे भी संबंध उतनी अच्छी नहीं है, जबकि दोनों की बहुत बड़ी संख्या में एमपीस हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा कराने के लिए सिर्फ आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जो भी लोग प्रेजेंट होंगे वोटिंग करेंगे। दूसरा जो है आपका कि अगर आप लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि कोविंद जी का कमेटी में ये मेंशन है कि विद इन 100 डेज हम लोग पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन भी करवाएंगे एक ही साथ, तो उसमें चूंकि म्यूनसिपल इलेक्शन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट अपने हिसाब से उसको कराती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट में 20-20 वर्ष से पंचायत की चुनाव नहीं होता है, कभी म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं होता है, कोई उसको बोलने वाला पूछने वाला नहीं है। तो ये पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप स्टेट सब्जेक्ट में इंटरफेयर करते हैं पंचायती और म्यूनसिपल इलेक्शन के ऊपर, तो फिर आपको फिर यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 50% स्टेट को रेटिफाई करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब सरकार बनाई थी तो कैसे स्टेट रेटिफिकेशन के साथ सरकार ने पास किया, ये जीएसटी पास हुआ, तो जीएसटी पास हुआ था। तो ये चैलेंजेस सरकार के पास है, और जैसा कि हमने बताया कि ये तुरंत तो नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि 2029 में हम इसको लागू करें, ये बहुत मुश्किल दिखता है। लेकिन हाँ, आज अगर स्टार्ट करते हैं हम, जैसे अगर नया पार्लियामेंट सेशन आती है और सरकार डिबेट स्टार्ट करती है, तो जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल देर सवेर पास हुआ, वैसे इस बिल को भी हम मानते हैं 29 में नहीं तो 2034 में तो जरूर सरकार इसको लागू कर सकती है, इन सब प्रोसेस को पार करने और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें साइड अमेंडमेंट की जरूरत पड़े। संजय सर बातें हो रहे थे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें चाहे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रूल एंड प्रोसीजर उसमें चेंज हो सकता है। संजय सर, इसमें हम लोग जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो जो इसका क्रिटिसिज्म है, जो अपोजिशन है, उसके बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि किन किन बातों पर क्रिटिसिज्म होता है। एक तो बार बार ये बात कही जाती है कि जो इंडिया जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अगर हम जैसे अभी अपने इंटरफेरेंस की बात की थी कि अगर हम विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराना पड़ते हैं तो सेंटर को इंटरफेयर करना, तो ये जो बात है कि इससे इंडिया का फेडरलिज्म कमजोर होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, इस बात में कितना दम? देखिए, ये डिबेट तो है कि जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जिनकी सरकार है, चाहे वो बंगाल में टीएमसी का हो, चाहे तमिलनाडु में हो डीएमके का, चाहे और भी जगह जो स्टेट में है, उनको ये कंसर्न तो रहता है कि अगर एक साथ साइमल्टेनियस पोल होगा तो हमारे लोकल इश्यूज दब जाएंगे और इससे फ़ायदा राष्ट्रीय पार्टी को होगा, बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज तो कांग्रेस को भी ये लगता है कि इससे बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो उनको लगता है कि कहने के सरकार के पास इस तरह का हिडन एजेंडा है कि ये चाहती है कि फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम अपने पास रख लें। लेकिन इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है नहीं। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर फेडरल तो है, वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। चूंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर, अगर आप यूएस के बारे में बात करें तो यूएस के जितने स्टेट्स हैं वो बेसिकली उनका एक हिस्टोरिकल स्टेटस है स्टेट का। हमने जो भी स्टेट्स बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाया है, चाहे वो ब्रिटिश ज़माने में बना था, चाहे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी डाल के बनाया था। तो हमारा स्टेट का एज सच यूएस के जैसा स्टेट से कोई हिस्टोरिकल स्टेटस नहीं। ऐसे तो आप बोलिएगा हिस्ट्री में जाइएगा तो 567 रियासत थे, लेकिन आखिर हम लोगों ने उसको एक दूसरे पे के साथ क्लब करके जोड़ के कितने स्टेट बनाए? 28-29 में 28-29 बनाए। तो हमारा स्टेट का एज सच कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है।
और वैसा फेडरेशन नहीं है जैसा यूएस फॉलो करता है, कि जैसे यूएस में जो रेसिजुअरी पावर है वो स्टेट के पास होती है। हमारे यहाँ जो रेसिजुअरी पावर है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह कोई लॉ नहीं है, वो सेंटर के पास रहती है। तो एज सच बोलना कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन में, ये लॉजिक कहीं ना कहीं हमको बेकार लगता है, इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है कि जैसा आप जानते हैं कि आर्टिकल 356 है हमारे पास, हम स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अगर वो सेंटर के या कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन नहीं करती है, तो है ना। इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे पास, नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो बेसिकली इंडिया इज ए कंट्री विच इज यूनिटरी इन स्पिरिट एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा जरूर फेडरल है, लेकिन स्पिरिट जो है उसमें हमारा यूनिटरी कॉन्सेप्ट है। दिस इज लाइक यूके। सुप्रीम कोर्ट के एक दो जजमेंट भी है, उसमें लिखा हुआ है कि हम या तो क्वासी फेडरल हैं। हाँ, क्वासी फेडरल जो आपने बताया एक सही वर्ड है कि पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं, पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है, इसको हम क्वासी फेडरल, एक यूनिक इंडिया का स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो भय है, ये जो भय है, इस भय से तो उनको निकलना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ये है, पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ 4 राज्यों का चुनाव हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अब देखेंगे इन चारों में से आंध्र प्रदेश में टीडीपी आया, तो क्या लगता है अगर बीजेपी नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, तो बीजेपी को आना चाहिए था टीडीपी की जगह। टीडीपी तो अपना बचाया। इस बार भले आप मान सकते हैं कि नवीन पटनायक का गवर्नमेंट हट गया उड़ीसा में, लेकिन इससे पहले 2019 में क्या हुआ, बीजेपी को बड़ी मेजोरिटी मिली, 303 सीट पार्लियामेंट में। और उड़ीसा का विधानसभा में कौन जीता था 2019 में? नवीन पटनायक जीते थे। तो इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएंगे या उनको लॉस होगा, तो ये आप पार्लियामेंट इलेक्शन में देखिए ना, कहाँ लॉस हुआ। टीडीपी वहां सरकार बनाई चूंकि वो मुख्य रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी एज ए अलायंस है। उड़ीसा में चूंकि पिछली बार नवीन पटनायक जी चलिए जीते ही थे, इस बार बीजेपी को वहां फायदा मिला। तो ये एक अननेसेसरी भय है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में कि हमारा जो है सो पतन हो जाएगा। नेसेसरी भय हम लोग वैसे भी इलेक्शंस में देखते हैं कि पब्लिक खुद जो है, जो भारत की जनता है, वो अलग अलग इलेक्शन को बिल्कुल अलग अलग हिसाब से इलेक्शन में वोट देती है, अपना मत प्रकट करती है। हम लोगों ने कई बार देखा है, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन में ना भी करें, दिल्ली के चुनाव में हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी है, लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी, या रिसेंट में तो कुछ टाइम से 7 के साथ सीट जाती हैं, और विधानसभा में तो वो 67-70 के आसपास सीटें मार देती है। और ऐसा 3 बार से हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये एक बार हो गया गलती से, 3 बार से हो रहा है कि 14 के चुनाव में बीजेपी पूरा जीती, 19 के चुनाव में पूरा जीती, 24 के चुनाव में पूरा जीती, और सिमिलरली केजरीवाल स्वीप करते हैं विधानसभा चुनाव में। तो आप अगर ये सोचते हैं और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का अगर ये भय है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे अस्तित्व पे खतरा है, तो वो दिल्ली का एग्जाम्पल से सीखे, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल से सीखे। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की जो पार्टी थी वो बड़ी मेजोरिटी से कितने बार से जीत रही थी, उसके एग्जाम्पल से सीखे, वो भी तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था। इस बार भले बीजेपी आ गई, लेकिन ऑब्वियस इससे पहले तो बीजेपी नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो अननेसेसरी ये जो भय है, इसको दूर करने में ही हम मान के चलते हैं कि ये 10 साल लगेगा। 29 में इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये धीरे धीरे दूर होगा, धीरे धीरे दूर होगा। इसी में जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल राजनीतिक बात, तो एक हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ को फियर है, या फिर एक टेक्निकल बात भी हुई कि फेडरलिज्म पे दिक्कत होगी। एक और बहुत बड़ा कंसर्न जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, संजय सर तो बार बार बात आती है, वो ये है कि जब लोकसभा का एक बार चुनाव हो गया, अगर उसके 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा, तो ये जो बीच में चुनाव होते रहते हैं, अभी जो सिस्टम है वन नेशन इलेक्शन के पहले, वो एक तरीके से गवर्नमेंट की या रूलिंग पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है कि अभी इलेक्शन हो गया लोकसभा का, लेकिन मान लिया कोई गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में आ गई, उसके पास बहुत पावर है, लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, कि उन्हें डर होता है कि भाई अभी 6 महीने बाद राजस्थान में चुनाव हार जाएंगे, या हरियाणा में चुनाव हार जाएंगे, इतने दिन बाद किसी और स्टेट में चुनाव हो जाए, तो उन पर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहता है। लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा कि एक बार में चुनाव हो गया और सरकारों को 5 साल के लिए खुली छूट मिल गई, फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला बार बार कंसर्न आता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, वो एक तरीके से कह सकते हो तब कंट्रोल हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इसके बारे में आपका क्या मत है? ये जो ये जो आपने जो क्वेश्चन जो उठाया अकाउंटेबिलिटी का,
ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब डिबेट चल रहा था तो उस समय भी ये बहुत मुद्दा था कि हमें क्या, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, उसमें हम क्या प्रायोरिटी देते हैं, अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं या फिर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। तो उस समय इस पर भी डिस्कशन हुआ कि शुड वी हैव ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक यूके और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक यूएसए, कि कौन सा गवर्नमेंट बेहतर होगा। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने पूरी तरीके से कई दिनों तक डिबेट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हम स्टेबिलिटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी को महत्व देते हैं। और अकाउंटेबिलिटी को महत्व देने में कोई ऐसा फिक्स टर्म, जैसे यूएस में 4 साल बाद 4 नवंबर को इलेक्शन होना ही होना, हर साल, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ सरकार बीच में भी गिर सकती है। अगर सरकार कुछ ऐसा फैसला करती है जो पब्लिक के अगेंस्ट में है, मासेस उनके अगेंस्ट में है, तो लगातार आंदोलन चलता है। सरकार के एमपीज अगर उससे डिससेटिस्फाइड है, वो रिजाइन कर देते हैं, लोग पार्टी ही तोड़ देते हैं, अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। तो पब्लिक का रोष, पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन, ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। और सरकार पब्लिक के लिए है, ये सरकार को हमेशा एहसास दिलाया जाता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू आप समझिए कि आप जब बार बार इलेक्शन कराते हैं और आप 5 साल इलेक्शन मोड में रहते हैं, जैसे कि हर साल 5 इलेक्शन आपका होता है ऑन एन एवरेज। अगर आप 28 स्टेट में बांटते हैं तो हर साल, और यूनियन टेरिटरीज को भी ले लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर साल 5 इलेक्शन कराते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट हर साल 5 इलेक्शन कराएगा तो उसका देखिए पॉलिसी पैरालिसिस कैसे होगा। सरकार नई योजना उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय डिक्लेयर नहीं कर सकती है। पैसा का तो है ही है, मैन पावर आपका लगा हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जैसा आपने चर्चा किया कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो पब्लिक को रोष दे, पब्लिक को गुस्सा दिलाए या आपका वोट बैंक कटे। तो सिमिलरली क्या होता है, हर एक साल इलेक्शन के चक्कर में सरकार, कुछ सरकारें और कुछ पार्टियां ऐसी प्रॉमिस करती है जो पॉपुलिस्ट मेजर कहलाती है, जिसको फ्री बीज बोलते हैं। तो अगर आप हर साल फ्री बीज में ही रहेंगे, पॉपुलिस्ट मेजर में ही रहेंगे, तो जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो काम से देश डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, वो कब करेंगे। देखिए, अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है तो चलिए एक बार 3-4 महीना में आपको लिबर्टी है, आप पॉपुलिस्ट मेजर भी अपनाइए, आप थोड़ा फ्री बीज भी बोलिए, आप कुछ बोलिए, इतनी लिबर्टी आपको 3-4 महीने मिल सकती है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन मोड में आप आइए। लेकिन आप हर साल इलेक्शन मोड में ही रहेंगे और फ्री बीज ही बांटते रहेंगे, पॉपुलिस्ट मेजर ही अपनाते रहेंगे, तो बताइए भारत जैसी इतनी बड़ी कंट्री का फिर क्या हालत होगा। और यही नहीं संजय सर, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कोई बात करते हैं तो ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि चुनाव जिस तरीके से दुनिया भर के डेमोक्रेसी में लड़े जाते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन डेमोक्रेसी में चुनाव लड़े जाते हैं, वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि उसमें फिर रिलीजन के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर या आप कह लीजिए रीजन के बेसिस पर, उन्हीं बेसिस पर डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि भाई इस कास्ट पे चुनाव हो, तब उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो सेंट्रल पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती है रिलीजन पे अगर चुनाव होगा तो उसको बेनिफिट हो सकता है। हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में रीजन के बेस पे चुनाव होता है, ये हरियाणा लॉबी है, ये ईस्ट यूपी की लॉबी है, इस तरीके से चुनाव होता है। ये शायद एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या है? जैसा कि आपने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे हम कहीं कहीं डिस्कस करते हैं तो लोग बताते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी एक कंपल्सन है कि वो वोट बैंक का पॉलिटिक्स करेंगे। अब हमारा जो रिजर्वेशन है या हमारा जो विरोध है वो इस मुद्दे पे है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, दे शुड बी अलाउड टू डू पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर वोट बैंक। चलिए इतना तो अलाउड, लेकिन क्या आप हर साल वोट बैंक का ही पॉलिटिक्स करते रहेंगे? हर साल आप कास्ट के आधार पे वोट मांगते रहेंगे, हर साल रिलीजन के आधार पे वोट मांगते रहेंगे, हर साल आप रीजन और क्षेत्रवाद पे वोट मांगते रहेंगे। ठीक है, ये सब भी एक इंडिया में एक बहुत बड़ी इश्यूज हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसके बेसिस पे लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो 5 साल में एक बार कीजिए ना, 2-3 महीना के लिए खूब चुनाव प्रचार कीजिए पूरे देश में। आपको लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रॉपरली वहाँ से रिप्रेजेंटेड नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, उठाइए उस मुद्दा को। आपको लगता है कि कुछ कास्ट है, कुछ कम्युनिटी है जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आप उठाइए उस मुद्दा को सरकारी नौकरी में। तो लेकिन अगर आप हर साल इलेक्शन मोड में ही रहेंगे, उसी मोड में इन्हीं सब इश्यू को उठाते रहेंगे, तो देश का जो मेन डेवलपमेंट है वो तो पीछे चलता जाएगा। तो आपको 5 साल में एक बार मौका मिलेगा, आप उठाइए, 2-3 महीने तक यही काम कीजिए। इसी में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपने संजय सर बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो एक बेनिफिट रहेगा, इसी बेनिफिट में एक और चीज़ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि चुनावों का लेना देना हिंदुस्तान में करप्शन से है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा बहुत चाहिए। तो फिर बार बार कोनी कैपिटलिज्म की बात आती है कि अरे अडानी को पैसा, लेकिन पार्टियों को पैसा चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर एक बार में चुनाव हो जाए तो शायद उससे करप्शन भी बहुत कम हो सकता है। आपके इसके बारे में क्या मत है? एकदम, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है जो हम बिजनेसमैन को बार बार फेवर करते हैं, इसलिए बार बार फेवर करते हैं कि भाई वो पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब हर साल 5 स्टेट में अलग अलग समय पे इलेक्शन हो रहे हैं, अब अलग अलग समय पे आप पैसा कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो स्टेट फंडिंग है नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि सरकार जो रजिस्टर्ड कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कम से कम सरकार के तरफ से ही पैसा मिलना चाहिए। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक साख है जो चुनाव लड़ते हैं। अब जैसे नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो गए, स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अलग होते हैं जो मेन पार्टी, तो उनको तो फंडिंग मिलना चाहिए थी सरकार से। अब ये भरोसे में रहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के कि वो पैसा देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अब वो पैसा देंगे तो सरकार बनने के लिए आपको काम तो उनका करना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो फिर अगले बार वो पैसा नहीं देंगे, फिर आपके अपोजिट पार्टी को पैसा देंगे जो उनका काम करेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर फंडिंग भी आपको लेना है, और ये कंपल्सन है, भले उसका जो भी मेथड हो लेने का, वो आपको मेथड भले उसको डिफाइन करना है, लेकिन फंडिंग तो आपको लेना है, चुनाव लड़ना है, उसमें पैसा खर्चा होगा। बताइए 2019 में जो इलेक्शन कराने में जो हमारी खर्च हुई वो 60,000 करोड़ का खर्च है। अब 60,000 करोड़ आपको इलेक्शन कराने में खर्च होता है, अब सोचिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्च करती हैं पैसा, ये तो 60,000 करोड़ आपको सरकार ने दे दिया, आपको फंडिंग हो गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कौन देगा पैसा इतना? कौन देगा पैसा? तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये जो पैसा है और इसका जो लेन देन है इसको भी कन्फाइन करेगा वन नेशन वन इलेक्शन, थोड़ा करप्शन भी कम करेगा। तो हमने इसके फायदे नुकसान के बारे में संजय सर बात की कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या हो सकते हैं। हम ज़रा टेक्निकल अगर ये हम लागू करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर उसके बारे में डिस्कशन कर सकें। जैसे हमें जानते हैं कि इंडिया में सिंगल पार्टी या डबल पार्टी नहीं है, हमारे पास मल्टीपल पार्टीज। तो क्या हो जाएगा अगर मान लिया कहीं पे इलेक्शन होते हैं और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, हंग असेंबली हो जाती, तो हंग असेंबली में क्या होगा फिर? अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, सरकारी नहीं बनती, उन्हें फिर से पोल के लिए जाना पड़ेगा, तो फिर साइमल्टेनियस पोल का कोई मतलब ही नहीं जाए, कोई रिलेवेंस ही नहीं रह जाए। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? इसको देखिए आप ऐसे समझिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही कि सपोज हमने एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा दिया, तो आप देखिए, आप सपोज 2034 ही मान लेते हैं, एक बार इलेक्शन हो गया, सब जगह सरकार बन गया। अब आप ही से हम पूछते हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। अब शायद 3 होगी चूंकि जम्मू कश्मीर बना देंगे, दिल्ली, पौडुचेरी, तीन है यूनियन टेरिटरी विथ इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब अगर टोटल 31 है और टोटल 31 स्टेट और लोकसभा का चुनाव आपने एक साथ करा लिया, तो हम आप ही से पूछते हैं कि कितने ऐसे स्टेट होंगे जिसमें हंग असेंबली होंगे? मुश्किल से 2-3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब इसमें प्रोविजन ये है कि सपोज कोई 3 स्टेट हुआ जिसमें कि हंग असेंबली हो गया या किसी तरह का बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, सरकार गिर जाती है, मिड टर्म कराना पड़ेगा। तो अब आपको मिड टर्म सिर्फ 3 स्टेट का कराना पड़ेगा। 3 हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो 4 स्टेट का आपने मिड टर्म करा लिया। तो इसमें प्रोविजन ये है वन नेशन वन इलेक्शन में कि सपोज 2 साल सरकार चली और 3 साल बचा है उसका टर्म, तो वो 3 साल के लिए फिर इलेक्शन होगा। और 3 साल इलेक्शन होकर फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या रहेगा, जहां आप हर साल 5 स्टेट में इलेक्शन कराते थे और 5 साल में आप इलेक्शन ही कराते रहते थे, वहां 5 साल में आप 4 स्टेट में कराएंगे। तो देखिए बेनिफिट है कि नहीं? आपको सिर्फ
एक्सेप्शन है कि 3 या 4 स्टेट हम ऑन एन एवरेज मानते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी। सो ऑन एन एवरेज आप एक बार में पूरा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली करा लिए, आप इन पूरे 5 साल में सिर्फ 3 या 4 स्टेट में स्टेट असेंबली का इलेक्शन कराएंगे, तब भी तो आपका टाइम का बचत है, रिसोर्सेज का बचत है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना लगे उसका बचत है, और 3 स्टेट कराने में आपको कितना पैसा लगेगा? आपने तो बहुत सारा पैसा बचा लिया लोकसभा स्टेट। तो आज हो या कल हो या परसों हो, 5 साल हो या 10 साल हो, अगर सरकार इन बातों को अच्छी तरीके से अपोजिशन पार्टीज को समझाती है कि अगर हंग असेंबली भी हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हुआ, या किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, तो भी आपके पास 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी है, टोटल 31 में ऐसे 3 या 4 ही तो एग्जाम्पल होंगे। तब भी आप 3-4 स्टेट में हो सकता है आपको दोबारा पोल कराना पड़े, लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन से आप कितना पैसा सेव कर लिए, टाइम सेव कर लिए। आप जैसा हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे कि कितना मैन पावर लगता है, सारे स्कूल के टीचर और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बेचारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहते हैं। कई तो धूप के टाइम में और ऐसे टाइम में, गर्मी के टाइम में, भीषण गर्मी में इलेक्शन होता है, उनका डेथ हो जाता है। कितना समस्या होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा लगता है। तो सोचिए कि 4-5 एक्सेप्शन के चलते कि अगर सरकार बीच में गिर गई तो क्या होगा, जैसा कि अपोजिशन का भी ये कंसर्न है, 4-5 स्टेट का एक्सेप्शन के चलते हम इसको बहुत दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन टाल नहीं सकते हैं। इसको आज न कल इसको वुमेनाइजेशन बिल की तरह आपको लाना ही होगा। लेकिन इसी में एक और टेक्निकल बात जो आपने कही मैं जानना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई गवर्नमेंट है, और वो जाकर के बीच में 2-2.5 साल कोalition में चलने के बाद गिर जाती है, तो 2-2.5 साल तो उसने ऐसे काटे, उसके बाद वो गवर्नमेंट गिर गई, अब वहाँ पे दोबारा से चुनाव होगा, तो मान लिया वहाँ कोई गवर्नमेंट अब केवल फॉर मेजोरिटी में आ जाती है, तो अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो फिर तो उसका कार्यकाल आगे जाके 2.5 साल या 2 ही साल फिर बनेगा, क्योंकि फिर खत्म करने पड़ेगा। और हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि एक बार कोई पार्टी आ जाए तो 5 साल चुनाव होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिन स्टेट में इलेक्शन बिल्कुल अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जस्ट पहले होते हैं, 2-3 महीना पहले कुछ स्टेट में इलेक्शन होते हैं, इन चुनावों का क्या होगा? क्या हमको केवल 2.5 साल ही पीरियड करना पड़ेगा अगर बीच में होगा? ये जो पीरियड का कम होना है चुनाव में, आपको लगता है कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे? इसी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा कुछ आर्टिकल में, आर्टिकल 83, आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविज़न तो है कि सरकार 5 साल तक चले, ये प्रोविज़न तो है, लेकिन क्या ये प्रोविज़न है कि सरकार 5 साल चलना ही चलना चाहिए? क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न लाया कि एक बार लोकसभा का चुनाव होगा और नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो 5 साल ही चलेगा? कई बार हुआ है कि मिड टर्म पोल हुआ है, सरकार 2 साल में गिर गई, स्टेट असेंबली में हुआ सरकार 2 साल में गिर गई। तो हम लोगों ने मैक्सिमम पीरियड तो फिक्स किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार 5 साल चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सरकार 2 साल में गिर नहीं सकती, सरकार को 2 साल में हटाया नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट रूल में हम लोग हटाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विड्रॉ कर ली और कोई सरकार बनाने के ये में नहीं है तो हम लोग दोबारा इलेक्शन जाते हैं। तो मैक्सिमम टर्म तो फिक्स है 5 साल, लेकिन ऐसा कोई मिनिमम टर्म तो है नहीं। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सपोज अगर 2034 में अगर हम इसको लागू करते हैं या 2029 में लागू करते हैं, जैसा आपने बताया कि 4 स्टेट हैं जो ठीक लोकसभा चुनाव के 5 महीना पहले उनका इलेक्शन होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक तेलंगाना, जो कि अभी लोकसभा के पहले। अब क्या सरकार कर सकती है उसको कि उसका ड्यूरेशन अगर हम 2029 में लागू करें तो उनका इलेक्शन नहीं करवाएंगे, 5 महीना पहले उनका इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ कराएंगे, 5 साल के लिए उनको ग्रेस दिया जाएगा। वो सर्वसम्मति से या तो प्रेसिडेंट रूल लगा ले या वही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के टाइम तो रहते ही हैं। अगर सपोज 1 महीने तक हमारे यहाँ इलेक्शन रहता है तो कौन रहता है चीफ मिनिस्टर? वही पार्टी की चीफ मिनिस्टर रहती है जो ऑलरेडी से रूल कर रही है। तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर 5 महीना उनका अवधि और बढ़ जाएगा और उस हिसाब से फिर वो कर लेंगे। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सॉल्व हो सकता है। संजय सर, मैं अब हम लोग के इतने लॉन्ग डिस्कशन के बाद एक अंतिम प्रश्न मैं जानना चाहता हूं जो थोड़ा पॉलिटिकल इन नेचर है। हम लोगों ने इस बारे में बड़े अच्छे से डिस्कशन किया कि रीजनल पार्टीज़ को दिक्कत है,
जो सेंट्रल पार्टीज हैं शायद उनके बेनिफिशियल है, लेकिन हमें देखते हैं कि सेंट्रल पार्टीज भी विरोध में, जैसे कांग्रेस विरोध में है। अगर सेंट्रल पार्टीज का बड़ा फायदा होना है तो मुझे लगता है फिर तो सेंट्रल पार्टीज को नहीं विरोध करना चाहिए जो नेशनल पार्टीज हैं। लेकिन हम देखते हैं कि, और अगर हम पिछले कुछ सालों में चले तो हमने कांग्रेस पार्टी को भी पुश करते हुए नहीं देखा कि वन पार्टी वन इलेक्शन करा लेते, या कम्युनिस्ट पार्टी को भी पुश करते हुए नहीं देखा कि वन इलेक्शन करा लेते। तो ये भारतीय जनता पार्टी, पार्टिकुलरली मोदी, क्योंकि अटल जी भी बहुत, शायद इस बारे में उनका बहुत ध्यान नहीं था, मोदी जी बहुत पुश कर रहे हैं, और उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर तब से पुश कर रहे थे, अब वो पार्लियामेंट। तो क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, पार्टिकुलरली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें क्या एक पॉलिटिकल रीडिंग हो सकती है? वो क्या रीड कर पा रहे हैं कि मुझे लगता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेती है तो उसके डिसीजन में ये भी तो होता ही है कि कुछ बेनिफिट हमें भी मिले, तो वो क्या रीड कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा? आरएसएस का इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि बैकिंग है क्या है? तो अगर इसकी पॉलिटिकल रीडिंग हम लोग को समझा सकें करंट कंटेक्स्ट में। तो देखिए, जहाँ तक मोदी जी के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मोदी जी का जो भी कार्यकाल रहा है वो चाहेंगे कि उनको जाना जाए एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के लिए कि देश और इतिहास उनको नाम लेके इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म लाए हैं अपने टेन्योर में। अच्छा, बड़े बड़े काम किए। तो जैसा हम जानते हैं कि ये देश नेहरू जी को बहुत बड़ा लीडर मानता है और बहुत सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर मानता है, बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए भले ना हो। फिर उसके बाद इंदिरा जी का रोल आता है कि वो भी बहुत आयरन लेडी थी और बहुत बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके खाते में भी बहुत बड़े बड़े काम गए। तो हमें ये लगता है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि नेहरू और इंदिरा जी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आए तो मेरा है। वो एक पर्सनल ग्लोरी देख रहे हैं, पर्सनल ग्लोरी देख रहे हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि हम डिजर्व करते हैं नेहरू और इंदिरा जी की बात। कई बार और किसी से पूछेगा तो बोले नहीं, सबसे बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर है नेहरू जी और इंदिरा जी से ही बड़े हैं। लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि उनका एक मानना होगा, हो सकता है कि कम से कम ये देश नेहरू और इंदिरा जी के बाद उनको सबसे सशक्त प्राइम मिनिस्टर माने, इसलिए भी कि नेहरू जी के बाद लगातार 3 टर्म में आए और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहेंगे 15 साल अगर हो गए तो। आफ्टर नेहरू 17 साल और 15 साल, इंदिरा जी भी 16 साल रही, लेकिन उनका टर्म बीच में ब्रेक हुआ। तो देखिए, इनका कार्यकाल 370 हटाना आज़ादी के बाद कभी भी संभव नहीं था, इम्पॉसिबल टास्क। ऐसे पार्लियामेंट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसको शिफ्ट करा देना नए पार्लियामेंट ये काम भी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। जीएसटी आप बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो तो वन टैक्स वन नेशन करा चुके हैं, बहुत बड़ा काम। ये भी राम मंदिर तो चलिए बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन बनवाया तो यही लोगों ने मिलकर। वुमेन रिजर्वेशन भी, वुमेन रिजर्वेशन बिल, अब वन नेशन वन। तो इनके दिमाग में ये है, मतलब एक मोदी जी का पर्सनल ग्लोरिफिकेशन तो है इसमें कोई, लेकिन ओवर एंड ऑल ये जो पार्टी है ये पूरी तरह से नेशनलिस्ट पार्टी है। ये नेशनलिज्म को प्रायोरिटी देती है, और ये सरकार में हो चाहे न हो, इनकी एक एजेंडा होता है, एक क्लियर कट आइडिया होता है कि ये काम हमको करने हैं तो करने हैं। तो ये सरकार चाहे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें भी उतना ही सीरियस है जितना ये यूसीसी में भी सीरियस रहेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, ऐसे कई काम है ये करके जाएंगे। और मोदी जी का एक पर्सनल एम्बिशन हो सकता है कि उनको याद रखा जाए, कम से कम हमारे हिसाब से नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद सबसे सशक्त प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी छाप छोड़ के जाना चाहिए। छाप छोड़, बिल्कुल। तो आज का डिस्कशन यही तक। आप लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक महत्वपूर्ण चर्चा देखी संजय सर के साथ। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। हम लोग फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा प्रेजेंट करेंगे अच्छे से। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।